Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 14th April 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about the role of parliamentary committees, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. सो ये आर्टिकल आया ही इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का रोल जो है लगातार घटता जा रहा है. आगे हम देखेंगे और डेटा हैज़ बिन प्रेजेंटेड इन दिस आर्टिकल, जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि 17th लोकसभा ने बस 10% बिल्स को पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को रेफ़र किया है, विच इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस रिकॉर्ड्स. तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का रोल घटता जा रहा है. एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का रोल क्या होता है, एंड देन वी विल सी द करंट कंसर्न्स. तो किसी भी बिल के पास होने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं. तो बिल को रखा जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में. पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो बिल को किसी भी एक हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर वहाँ पे प्रॉपर डिबेट डिस्कशन होता है, फिर वहाँ पे वोटिंग होती है, फिर उस बिल को पास करके दूसरे हाउस में भेजा जाता है, वहाँ पे भी प्रॉपर डिबेट डिस्कशन होता है, फिर वहाँ पे उस बिल को दूसरे हाउस में भी अगर डिबेट डिस्कशन के बाद वोटिंग होगी और बिल को पास कर दिया गया, देन दैट बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट. तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है बिल को रखने का, फिर उसमें डिबेट डिस्कशन करने का, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और नॉर्मली इसमें 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त लग जाता है. और इसमें जो सबसे इंट्रिकेट पार्ट है वो है रेफरेंस टू द बिल टू द पार्लियामेंट्री कमिटीज़. क्योंकि आप सोचिए, बिल अलग अलग तरीके के रखे जाते हैं. सरोगेसी बिल रखा गया, तो इस तरीके से अबॉर्शन बिल रखा गया. तो इस तरह के जो बिल्स होते हैं, IT रेगुलेशन एक्ट रखा गया, तो इस तरह के जो बिल्स होते हैं दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग. और हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके पास इतनी टेक्निकल बैकग्राउंड तो है नहीं, दे आर कमिंग फ्रॉम अ जनरल बैकग्राउंड. एंड दैट इज़ वाई बिल पे डिबेट डिस्कशन करने के लिए, एक प्रॉपर इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए द पार्लियामेंटेरियंस, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, दे नीड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड. और इसीलिए होता क्या है कि पार्लियामेंट में ही कमिटीज़ बना दी जाती हैं, स्टैंडिंग कमिटीज़ या फिर कुछ एड हॉक कमिटीज़, और उन कमिटीज़ को ये बिल रेफर किया जाता है. तो नॉर्मली बिल पास करने में लगभग साल भर का समय लगता है ना. तो डिस्कशन होता है बिल के ऊपर, फिर उस बिल के ऊपर वोटिंग करने से पहले उस बिल को दे दिया जाता है पार्लियामेंट के कमिटीज़ को, स्टैंडिंग कमिटीज़ को. और पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमिटीज़ बनते हैं फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इटसेल्फ. तो अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग जो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्सपर्ट्स हैं उनकी एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी जाती है. और वो पार्लियामेंट्री कमेटी फिर उस बिल के ऊपर डिटेल स्टडी करती है, रिपोर्ट बनाती है और फिर पार्लियामेंट के सामने रखती है, जिसके बेसिस पे पार्लियामेंट इन्फॉर्म्ड तरीके से डिबेट डिस्कशन कर पाए और फिर वोटिंग कर पाए. तो ये रोल होता है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का. अगर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की बात की जाए तो ये मेनली 2 तरीके की हैं. पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़, दे आर परमानेंट कमिटीज़ एंड दे हैव स्पेसिफिक रोल टू प्ले. जबकि कुछ एड हॉक कमिटीज़ होते हैं, दे आर क्रिएटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस एंड वंस दैट पर्पस इज फुलफिल्ड दे आर डिसॉल्व्ड. तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़, व्हाई दिस बिल्स, कोई भी बिल जो है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को क्यों भेजा जाता है, उसके कुछ कारण हैं. जैसे कि पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि हर बिल के ऊपर पूरा डिस्कशन कर सके. नॉर्मली 70 से 80 दिन तक का तो सेशन ही होता है, तो इतने सारे बिल्स पे पूरा डिबेट कर पाए पार्लियामेंट कोई संभव नहीं है. सो दैट इज़ हाउ दे रेफर द बिल टू द पार्लियामेंट्री कमिटीज़. उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, एनी बिल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टेक्निकल डिटेल्स एंड नॉट नेसेसरीली आवर पार्लियामेंटेरियंस आर एबल टू अंडरस्टैंड दोज टेक्निकल डिटेल्स. दैट इज़ हाउ पार्लियामेंट्री कमिटी को बिल्स को रेफर किया जाता है. और पार्लियामेंट्री कमिटी क्या करती है, फिर इट टेक्स सपोर्ट और हेल्प फ्रॉम ए लॉट ऑफ experts from different field in framing the recommendation. Once the recommendation report is prepared, it is put in front of the parliamentarians और उसके बेसिस पे फिर हमारे पार्लियामेंटेरियंस डिबेट डिस्कशन करते हैं और वोट करते हैं. तो पार्लियामेंट्री कमिटी मीन्स क्या क्या कुछ बेसिक प्रोविजंस देख लेते हैं. ये सब पीटी पर्सपेक्टिव से काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगले साल जो लोग प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको ध्यान से देखना चाहिए. A parliamentary committee is appointed or elected by the House or nominated by the Speaker if it is in Lok Sabha or Chairman if it is in Rajya Sabha. The parliamentary committees works under the direction of the Speaker if it is in Lok Sabha and Chairman in Rajya Sabha. And parliamentary committee presents its report to the House or to the Speaker and has a secretariat provided by the Lok Sabha or Rajya Sabha. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, parliamentary committees are of 2 kinds. Standing committees. These are permanent and they work year round and they are there in a continuous basis
हर साल फिर उनके मेंबर्स बदले जाते हैं, बट दे आर परमानेंट कमिटीज़ एंड दे आर नेवर डिसॉल्व्ड। जबकि एड हॉक कमिटीज आर दोज दैट आर टेम्पोररीली क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड वंस दैट पर्पस इज फुलफिल्ड दीज कमिटीज आर डिसॉल्व्ड। तो चैलेंजेस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज, अब सीधा करेंट टाइम्स में आ जाते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज को लेकर के इंडियन पार्लियामेंट में। आप देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज को बहुत कम बिल रेफर कर रहा है। मोस्ट ऑफ द बिल इज बीइंग डिबेटेड, डिस्कस्ड एंड देन पास्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट इटसेल्फ। अब आपको सुन करके लगेगा कि ये तो अच्छी बात है, इतना सारा समय ना लेकर के सीधा सीधा वोटिंग हो जा रहा है और फैसला हो जा रहा है। लेकिन आप ही सोचिए, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को बनाया ही किस लिए गया है? दे आर कंसाइंस कीपर ऑफ आवर लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ डू द डिटेल्ड स्टडी, जिसके बेसिस पे हमारे पार्लियामेंटेरियंस प्रॉपर डिबेट डिस्कशन करके इन्फॉर्म्ड तरीके से वोटिंग कर सकते हैं। बट यू सी, इन 17th लोकसभा, द ऑनगोइंग लोकसभा, ओनली 10% बिल्स हैव बीन रेफर्ड टू द पार्लियामेंट्री कमिटीज़। 16th लोकसभा में भी कम ही था। अदरवाइज देयर वुड बी अ ट्रेंड कि 60 to 70% बिल्स वुड बी सेंट टू द पार्लियामेंट्री कमिटीज एंड वंस द रिपोर्ट्स वुड कम देन द वोटिंग वुड बी डन। सो ये एक मेजर कंसर्न देखा जा रहा है। उसके अलावा डिक्लाइन इन द सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को एक तो हम लोग बिल रेफर कम कर रहे हैं, और उसके अलावा पार्लियामेंट की सिटिंग्स भी धीरे धीरे कम होते जा रही हैं। मोस्ट ऑफ द मैटर्स डायरेक्टली गो टू द स्पीकर एंड स्पीकर डिसाइड्स कि चलिए इस पर ज़्यादा डिबेट डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, इस पर वोटिंग कर लेते हैं, और वोटिंग करके तुरंत फैसला हो जाता है। तो इससे होगा क्या? अब आप कहेंगे सर वोटिंग करके ही तो फैसला होता है। लेकिन अगर वोटिंग करके ही फैसला करना है तो जो भी पार्टी मेजॉरिटी में है उसकी बात ही सीधे सीधे मान लीजिए, फिर उस बिल को फ्लोर पे रखने की ज़रूरत क्या है, डिबेट करने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि जिसके पास मेजॉरिटी है उसकी वोटिंग सीधा सीधा करेंगे तो उसकी तो जो भी बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहे हो, तो पास हो ही जाएगा। बट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चाहे मेजॉरिटी किसी भी पार्टी के पास है, लेकिन किसी भी बिल के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन होना चाहिए, जिससे आम जनता को भी पता चलता है कि बिल के अंदर क्या इंट्रिकेसीज हैं, उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स उनके बिल को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ हाउ फंक्शनल डेमोक्रेसी इज देयर। लेकिन अब सीधा सीधा एक बिल रखा गया, स्पीकर ने कहा चलिए इस पर वोट कर लेते, तो जिसकी भी पार्टी होगी, जिसकी सरकार है, उस पार्टी के पास तो मेजॉरिटी है ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा, वो वोटिंग करेगी और सीधा सीधा फिर फैसला हो जाएगा कि यस बिल इज पास्ड। सो दैट वुड बी बेसिकली अ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी बट नॉट सब्सटैंसिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इन थ्योरी बट डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस इज नॉट दिस, इट इज समथिंग मोर देन दैट। मोर डिबेट डिस्कशन हैज़ टू बी देयर। उसके अलावा मिसयूज ऑफ मनी बिल का प्रोविज़न देखा जा रहा है हाल फिलहाल में। जब भी राज्यसभा के ओपिनियन को नेग्लेक्ट करना हो तो लोकसभा के स्पीकर क्या करते हैं, किसी भी बिल को ऑथेंटिकेट कर देते हैं एज मनी बिल, एंड देन सडनली द डिसीजंस ऑफ राज्यसभा बिकम्स नॉट इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट एट ऑल एज फार एज दैट बिल इज कंसर्न। मनी बिल, फॉर एग्जाम्पल आधार बिल के साथ यही हुआ, इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ मनी बिल। उसके अलावा एब्सेंटीजम ऑफ द मेंबर्स एंड वैकेंसीज इन पार्लियामेंट्री कमिटीज आर ऑल्सो बीइंग देयर। यूज ऑफ विप का इस्तेमाल किया जा रहा है ज़्यादातर पार्टीज़ द्वारा किसी भी वोटिंग से पहले ऑन एनी पर्टिकुलर बिल। और विप के इस्तेमाल के कारण हो क्या रहा है, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी इज़ ओवर। आज के डेट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक लार्ज मोनोलिथिक ब्लॉक की तरह काम कर रही है विप के कारण। अभी कोई भी पार्टी है ए, उसके 20 मेंबर हैं और विप ने ऑर्डर इशू कर दिया कि कल ये पर्टिकुलर बिल आ रहा है, इसके फेवर में आप सब लोगों को वोट करना है। तो 20 के 20 मेंबर उस नए बिल के फेवर में सोचते हो या ना सोचते हो वो मैटर नहीं करता, वो जाएंगे और अगले दिन जाकर के उसी तरीके से वोट कर देंगे जिस तरीके से उनको कहा गया है। सो बिकॉज ऑफ विप द members of the parliament belonging to a particular party are acting directly in line with the high command, and that is how they have been reduced just to a rubber stamp. That is also against democracy. तो इसी कारण से पार्लियामेंट्री कमिटीज़, नंबर ऑफ सिटिंग्स का घटना, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को बिल रेफर करना, मनी बिल का इस्तेमाल करना, दैट इज़ ऑल डिग्रेडिंग द ओवरऑल डिबेट डिस्कशन लेवल इन द पार्लियामेंट इटसेल्फ। हाउ टू इम्प्रूव इफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम? तो देयर शुड बी अ रूल ऑफ मैंडेटरी रेफरिंग बिल्स टू द कमिटीज। इंडिया में ऐसा मैंडेटरी रेफरिंग का नियम नहीं है, बट इन कंट्रीज लाइक यूके इट इज मैंडेटरी फॉर द पार्लियामेंट टू रेफर द बिल टू द पार्लियामेंट्री कमिटी एंड देन टेक फाइनली डिसीजन। उसके अलावा the parliamentary committee should be allowed to refer to many experts and research support so that parliamentary committee is able to give a detailed analysis of the particular bill.
इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये छोटा सा एक मेंस क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर विद सुटेबल एग्जाम्पल। आज मैं आंसर इसका लिख नहीं पाया, मैं भी थोड़ा बिहू घूमने निकल गया था, तो या तो चाहिए होगा तो मैं कल दे दूंगा, बट आई होप आपको पता होगा कल परसों अखबार आएगा नहीं। वैसे भी परसों संडे है, कल मैं भी बिहू का ब्रेक लूँगा, तो अब इसके बाद सीधी हमारी मुलाकात होगी मंडे को। एक आधा दिन एंजॉय कर लेते हैं बिहू, ठीक है, फिर तो मेंस के लिए पढ़ना ही है, राइट। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रूरल टूरिज्म इन आसाम। सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस जीएस पेपर 5 आसाम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। एपीएससी मेंस जीएस पेपर 5 में सीधा सीधा काम आ सकता है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस स्पेशली फ्रॉम रूरल एरियाज इन आसाम। मायोंग 35 किलोमीटर ईस्ट ऑफ गुवाहाटी एंड इट बॉर्डर्स पॉबिथोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको तो पता ही है मायोंग इज़ अ स्मॉल ब्यूटीफुल टाउन बट इट इज़ नोन फॉर इट्स मैजिकल एटमोसफियर। It is believed that there are some about 120 wizards and witch doctors known as Oja or Bitch in local tongue, and they are believed to have a remedy for every malady or sorrow, and so-called they have the power to drive away the so-called ghost from people who are possessed with ghosts. कहानियाँ तो हमने भी बहुत सारी सुनी है मायोंग को लेकर के। If anyone has any experience, they can write in the comment section. But ट्रस्ट कम होता है, बट आई होप यू नो कि मायोंग हैज़ इंटरनेशनल रेपुटेशन एज फार एज सच प्रैक्टिसेस और ब्लैक मैजिक इज कंसर्न। द एरिया इज होम टू 4 सिग्निफिकेंट टेम्पल्स, केचा खेती श्राइन ऑफ बूढ़ा मायोंग, नरसिम्हा आश्रम, गणेश टेम्पल ऑफ हाथी मुरिया एंड शिव श्राइन एट कचासीला। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं मायोंग के अंदर। उसके बाद सुआलकुची नोन एज मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वीविंग विलेज एंड इट इज़ पॉपुलर फॉर सिल्क प्रोडक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंटली मूगा और गोल्डन सिल्क विच इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट दिस प्लेस, एंड द वीवर्स ऑल्सो वीव रेयर मेजोंगकोरी सिल्क। द प्लेस इज लोकेटेड समवेयर 35 kilometers towards northeast of Guwahati. Sualkuchi has been designated as a handloom heritage village, and now it has its own a trademark which looks something like this, and Manas National Park which is a UNESCO World Heritage Site is close by to the Sualkuchi. ये हाजो को लेकर के मुझे लगता है कि इस बार सवाल आ सकता है मेंस में। तो हाजो आप सबको पता ही होगा, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और इस्लाम तीनों रिलीजन के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट लोकेशन माना जाता है। तो वहाँ पे एक टेम्पल है हायाग्रीवा माधव टेम्पल, उसके पॉन्ड में इस तरीके के टॉर्टोइज को ब्रीड किया जाता है। दीज टॉर्टोइज आर कंसिडर टू बी लॉर्ड विष्णुज कुर्मा अवतार। तो हायाग्रीवा टेम्पल और उसके अंदर पॉन्ड के अंदर टॉर्टोइज, दे आर कंसिडर टू बी वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम हिंदुइज्म पर्सपेक्टिव। वहीं अगर बात की जाए इस्लाम की, तो वहाँ पे पावा मक्का है हाजो में, एंड पावा मक्का इज टूम्ब ऑफ पीर गियास उद्दीन औलिया, a preacher of Islam, and it was built in 1657 during the reign of Mughal Emperor Shahjahan. तो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पावा मक्का। माना जाता है कि पावा मक्का को बनाने के लिए कुछ मिट्टी तो इवन मक्का से लाया गया है, राइट। मक्का मदीना जो 2 इंपॉर्टेंट लोकेशंस फॉर इस्लाम एज फार एज द ओरिजिन ऑफ इस्लाम इज कंसर्न, तो कुछ मिट्टी तो मक्का से लाया गया है, एंड दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पावा मक्का। बुद्धिज़्म के पर्सपेक्टिव से हाजो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे बुद्धिस्ट, स्पेशली तिब्बत और चाइना में रहने वाले बुद्धिस्ट का मानना है कि इट वाज इन हाजो नॉट इन कुशीनगर उत्तर प्रदेश, इट वाज इन हाजो नॉट इन कुशीनगर उत्तर प्रदेश वेयर बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण, मीन्स वेयर बुद्धा लेफ्ट हिज बॉडी। तो इस कारण से बुद्धिज़्म के पर्सपेक्टिव से भी हाजो इंपॉर्टेंट है। हायाग्रीवा माधव टेम्पल लोकेटेड एट द टॉप ऑफ मणिकुट हिल in the heart of Hajo is revered by both Buddhist and Hindus. तीसरा, ये चौथा इंपॉर्टेंट प्लेस है माजुली। माजुली के बारे में तो आपको पता ही है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द मोस्ट यूनिक लोकेशन इज अ टॉप कंटेंडर, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक लोकेशन एंड इट इज़ अ टॉप कंटेंडर ऑफ गेटिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सरायदेव मोइदम्स वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको मिलने वाला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मैं धीरे धीरे करा दूंगा सब कुछ। कल्चर ऑफ माजुली इज प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल in nature and highly fascinating, and that is why Majuli is sometimes also referred as cultural capital of Assam. Majuli is famous for many satras like Dakshinpat Satra, Goramu Satra and Anyuneti Satra,
एंड माजुली इज़ ऑल्सो नोन फॉर रास फेस्टिवल। उसके अलावा माजुली में मिसिंग विलेज भी है विच इज़ इम्पॉर्टेंट कल्चरल अट्रैक्शन। एक रास फेस्टिवल में एक प्ले किया जाता है भावना प्ले, आपको तो पता होगा उसके बारे में, दैट इज़ वेरी क्लोजली एसोसिएटेड टू श्रीमंत शंकर देव जी। तो भावना प्ले में जो माजुली के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है और प्ले किया जाता है ड्यूरिंग द रास फेस्टिवल, उसमें एक इम्पॉर्टेंट तरीके का ये लगाया जाता है, मास्क लगाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मुख पेंटिंग या मुख आर्ट। तो मुख आर्ट एसोसिएटेड विद भावना विच इज़ very prominent part of the culture of Majuli known by Mukha art of Majuli। मुझे लगता है कि इस टॉपिक से इस तरीके का सवाल जीएस पेपर 5 में आ सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ हाजो इनसा। जितना मैंने डिस्कशन दिया उसके बेसिस पे तो आप ये लिख ही सकते हैं। प्लीज़ अटेम्प्ट। आज मैं लिख नहीं पाया, आप कोशिश करेंगे लिख पाएंगे। इंडियाज़ टॉलेस्ट अंबेडकर स्टैचू, दिस इज टॉपिक नंबर 3, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव ओनली। तेलंगाना के अंदर 125 फीट ऊंचा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का एक स्टैचू क्रिएट किया गया है ऑन द बैंक ऑफ हुसैन सागर लेक टू मार्क द 131st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आज है 14 अप्रैल और आज का दिन माना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी है 14 अप्रैल। हुसैन सागर लेक के किनारे ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की 125 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई है विच इज़ टॉलेस्ट अम्बेडकर स्टैचू इन इंडिया। और इस मूर्ति की हाइट जो है वो 125 फीट है जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन उसका 50 फीट का एक सर्कुलर बेस भी है, तो दोनों को मिला दिया जाए तो 175 फीट हो जाता है। इसका वेट लगभग 474 टन का है, मोस्टली स्टील से बना है। अगर बात की जाए हुसैन सागर लेक की, तो हुसैन सागर लेक इज एन आर्टिफिशियल लेक दैट हैज़ बिन क्रिएटेड इन ऑर्डर टू होल्ड वाटर ऑफ मूसी रिवर। पीटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टैचू, इससे रिलेटेड तो सवाल भी आया था एपीएससी प्रीलिम्स में। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टैचू जो है लगभग 600 फीट का है और ये तो 125 फीट का बना है। वो कौन सा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी इन केवाड़िया गुजरात, सरदार पटेल का। सम फैक्ट्स अबाउट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ही इज कंसिडर्ड टू बी आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ही सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी। ही वॉज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। In 1956, he converted to Buddhism. 1990, he was conferred with Bharat Ratna Award posthumously. Some of the political parties created by Dr. Ambedkar: Depressed Class Federation in 1930, Independent Labour Party in 1936, Scheduled Class Federation in 1942. And some of the important books: Annihilation of Caste, Rana Day, Gandhi and Jinnah. Castes in India, their mechanism, genesis and development, Buddha and his thumb, and waiting for a visa. ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के। इसके टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गोंड पेंटिंग, अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो न्यूज़ में क्यों आया है गोंड पेंटिंग? बिकॉज गोंड पेंटिंग मेड बाय गोंड ट्राइबल पीपल ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ नाउ रिसेंटली गॉट GI टैग। गोंड पेंटिंग की बात की जाए तो गोंड ट्राइबल के कम्युनिटी के लोग गोंड पेंटिंग करते हैं एंड दे डू इट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड कम्युनिकेट द कल्चर ऑफ गोंड ट्राइबल कम्युनिटी। तो अपने कम्युनिटी के कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए गोंड पेंटिंग करते हैं गोंड ट्राइब्स के लोग। थीम जो रहता है नॉर्मली इट इज़ लिंक्ड विथ नेचर ओनली दैट रिफ्लेक्ट्स इन देयर पेंटिंग। सो गोंड पेंटिंग नॉर्मली नेचर के ऊपर होता है, नेचर को रिफ्लेक्ट करता है, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन गोंड पेंटिंग। अगर बात की जाए गोंड ट्राइब की, सो दे आर द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया एंड कैन बी ट्रेस्ड टू द प्री-आर्यन एरा। दे आर मोस्टली फाउंड इन मध्य प्रदेश, बस उसके अलावा दे आर फाउंड इन महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा, राइट। और गोंद लोग जो हैं गोंदी भाषा बोलते हैं, उसमें भी इतने अलग अलग डायलेक्ट हैं कि दो लोग एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझ पाते हैं। ये आज का पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस का फॉर्डर कंटेंट मटेरियल। आज का फॉर्डर कंटेंट मटेरियल इज मेनली एसोसिएटेड विद डिक्लाइनिंग पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की, कैसे 17th लोकसभा में सिर्फ 10% बिल को रेफ़र किया गया पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को, एंड विच यूज टू बी एज हाई एज 70 to 80% अर्लियर। तो ये आज का फॉर्डर मटेरियल है। ये सवाल आया था कौन कौन सा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इंडिया में आज के डेट में एप्लीकेबल नहीं है? करेक्ट आंसर इज मीसा। NSA एप्लीकेबल है, UAPA एप्लीकेबल है। तो 1 और 3 ना होते ही एक ऑप्शन रहता है 2 and 4, बट फेमा इज ऑल्सो एप्लीकेबल 1993 से, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। और ये जो क्वेश्चन है गायनामेड, कैलिस्टो, यूरोपा, दे आर मून ऑफ जुपिटर।
That's all from our side for today. Thanks for watching.